अगर कल सुबह न्यूज आई कि पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया है, क्या आप मानोगे? ये पॉसिबिलिटी नियरली इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन दोस्तों इस पॉसिबिलिटी को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर है और जब बात कश्मीर की हो तो टेंशन कभी ठंडी नहीं पड़ती। तो आज हम डिस्कस करेंगे, क्या पाकिस्तान सच में इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और अगर हाँ तो कब, कैसे और क्यों? जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन बढ़ती है, एक वार्निंग बार बार सुनाई देती है, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और आर्मी जनरल्स ओपनली कह चुके हैं, अगर भारत ने पानी रोका या पीओके में मिलिट्री एक्शन लिया तो हम न्यूक्स यूज करेंगे। बट जब हम इस स्टेटमेंट को तोड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है एक पैटर्न। न्यूक्लियर वेपन्स को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज किया जाता है। ये न्यूक्लियर कार्ड सिर्फ डिफेंस का नहीं, डिटेरेंस का वेपन बन गया है। जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस हो या जब इंटरनेशनल सिंपैथी चाहिए हो, तब न्यूक्लियर थ्रेट वेव किया जाता है। देयरफॉर हमें ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल सिग्नल है या सच में एक एक्शन रेडी बटन। पाकिस्तान के पास 150 से 170 तक न्यूक्लियर हथियार हैं और ऑफिशियली उनका कहना है कि ये सारे इंडिया के खिलाफ रेडी हैं। बट एक्चुअल लॉन्च करने के लिए सिर्फ मिसाइल नहीं, पॉलिटिकल विल, टेक्निकल सिस्टम और ग्लोबल रिएक्शन की कैलकुलेशन भी चाहिए। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सिर्फ धमकी देता है या सच में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं, इसमें डाउट नहीं, पर सवाल ये है, क्या ये न्यूक्स सिर्फ दिखाने के लिए है या यूज करने के लिए भी? इंडिया के पोखरण टेस्ट के तुरंत बाद पाकिस्तान ने 1998 में ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर स्टेटस क्लेम किया। बट इन नुक्स को बनाने के लिए जो रास्ता उन्होंने लिया वो ग्लोबल नॉर्म्स के काफी अलग था। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ ऐसा था। उनका डिजाइन लिया गया यूरोप से, फंडिंग मिली लीबिया और सऊदी अरेबिया से, और टेक्नोलॉजी आई चाइना और नॉर्थ कोरिया से। ये सब CIA और IAEA की रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है। देयरफॉर पाकिस्तान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट एक इंजीनियस ब्रेक थ्रू नहीं, एक ग्लोबल जुगाड़ था। आज पाकिस्तान के पास है शाहीन 1 और 2 मिसाइल्स जो 750 से 1500 किलोमीटर रेंज तक जा सकती है। शाहीन 3, इसकी स्ट्राइक कैपेसिटी 2750 किलोमीटर तक है, यानी पाकिस्तान से अंडमान निकोबार तक। बाबर क्रूज मिसाइल्स जो ग्राउंड और सी से लॉन्च हो सकती है। मिसाइल्स ये जनरली टेक्निकल बैटलफील्ड नुक्स, शॉर्ट रेंज और क्विक स्ट्राइक के लिए है। बट ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं, कमांड स्ट्रक्चर और लॉन्च रेडीनेस भी उतनी ही क्रिटिकल होती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंट्रोल नेशनल कमांड अथॉरिटी के हाथ में है, जिसमें आर्मी का मेजर कंट्रोल है। और यहाँ एक बड़ा कंसर्न ये है कि टेक्निकल नुक्स जैसे मिसाइल को बैटलफील्ड पे रखना काफी रिस्की है। अगर लोकल कमांडर के पास कंट्रोल हो तो ह्यूमन एरर, मिसकम्युनिकेशन या रोग एक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। देयरफॉर पाकिस्तान के पास नुक्स हैं जरूर, पर उनका कंट्रोल और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी स्टिल रेजिस ग्लोबल कंसर्न। नुक्स बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें लॉन्च करना वो पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्लियर है, नो फर्स्ट यूज। हम कभी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, और करेंगे तो सिर्फ रिटेलिएशन में। बट पाकिस्तान का अप्रोच अलग है। उन्होंने कभी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की। उनका कहना है, अगर उनका सर्वाइवल थ्रेट में है तो वो पहले भी अटैक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। इसका मतलब है टेक्निकल से लेके स्ट्रेटेजिक तक हर लेवल पे नुस्ख रेडी है। बट कब पाकिस्तान एक्चुअल में न्यूक्स यूज करेगा? उन्होंने अपनी 4 रेड लाइंस डिफाइन की हुई है, जो क्रॉस होने पर वो न्यूक्लियर ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट है स्पेटियल थ्रेशोल्ड, अगर इंडिया पाकिस्तान का टेरिटरी कैप्चर करता है तो। सेकेंड इज मिलिट्री थ्रेशोल्ड, अगर पाकिस्तान का आर्म्ड फोर्सेस क्रिटिकल डैमेज फेस करे तब। थर्ड है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, जैसे वाटर ब्लॉकेज या इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग।
और चौथा है पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड, इंटरनल कोलैप्स, रिजिम चेंज या मेजर इंस्टेबिलिटी। इन सब में सबसे रियल डेंजर है इंडिया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने टेक्निकल नुक्स बनाया। इसलिए अगर इंडिया लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करे जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो पाकिस्तान के पास ये जस्टिफिकेशन होता है कि वो टेक्निकल नुक्स से जवाब दे। दोनों देश के बीच टेंशन का मुद्दा है कश्मीर। कश्मीर वो जमीन है जिसके लिए 1947 से लेकर आज तक 4 वॉर्स हो चुकी हैं, और हर बार जब कश्मीर में वायलेंस बढ़ता है तो एक इनविजिबल शेडो भी साथ बढ़ता है, और वो शेडो है न्यूक्लियर शेडो। इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवॉक किया और पाकिस्तान ने इसे डायरेक्ट प्रोवोकेशन माना। उन्होंने मिलिट्री अलर्टनेस बढ़ा दी और न्यूक्लियर थ्रेट्स फिर से हेडलाइन में आ गए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। पर ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं, कश्मीर पब्लिक इमोशंस, रिलीजियंस आइडेंटिफाई और इंटरनेशनल अटेंशन का भी सेंटर बन चुका है। और जब इमोशंस हाई होते हैं तो रैशनल थिंकिंग लो हो जाती है, और वही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर कल पाकिस्तान ने इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया या इंडिया ने सेम तरीके से जवाब दिया तो क्या होगा? लाखों नहीं, करोड़ों लोग मरेंगे, रेडिएशन से हॉस्पिटल भर जाएंगे पर इलाज नहीं होगा, सिटीज सिर्फ मैप में बची रहेगी। बट ये सिर्फ दोनों देशों की बात नहीं, साउथ एशिया भी पूरा कोलैप्स हो जाएगा। प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज, रिफ्यूजीज क्राइसिस, ग्लोबल पैनिक भी हो सकते हैं। देयरफॉर न्यूक्लियर वॉर किसी भी देश के लिए ऑप्शन नहीं है, इट इज द एंड गेम।